हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज है 30 अगस्त 2019। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी मेंस में भी आपको काम आएगी, आईबीपीएससी पीसीओ की जहां भी आप मेंस देते हो, आंसर राइटिंग करते हो, वहां पे काम आएगी। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 6 बजे होती है और ये क्लास जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत होती है, थोड़ा तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है आर्टिकल्स की। देखिए, ये आर्टिकल है आरबीआई जो पैसे दे रहा है उससे संबंधित, लेकिन उसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने काम किए, चाहे गलत चाहे सही, या फिर अब जो डिसीजंस लिए गए उन सब का तोलमोल है। और यहाँ पर जो G7 की मीटिंग में ट्रंप और मोदी जी मिले और आपस में क्या बातें हुई, क्या सिस्टम चला, और G7 की मीटिंग में भी किस तरह की बातें हुई, उस पर बात है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल बात नहीं करेंगे, इस पर भी नहीं करेंगे। वैसे इस आर्टिकल पे बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई खास ज़्यादा है नहीं। जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर कम्युनिकेशन, जैसे कि फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, मीडिया सब बंद कर दिया गया, उसको लेकर ही है। ठीक है दोस्तों, अब ये है डेमोक्रेसी एंड इट्स डिसकंटेंट, ये हम जरूर करेंगे। लोकतंत्र और लोकतंत्र की जिस तरह की अब असंतोष फैल रहा है लोकतंत्र में, उससे संबंधित बात ही है। तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले आता है तो अब्दुल कलाम जी की बात। सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखे, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो सपना वो नहीं है कि जब सोने से वक्त देखो ना, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, यही कामयाब बनाएगा आपको। तो इसी के साथ अब हम क्लास शुरू करते हैं हमारी। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो सबसे पहली बात तो जो ट्रांसफर आरबीआई सरप्लस अमाउंट को कर रहा है, वो एक तरह का स्टॉप गैप का काम करेगा, लेकिन वो जो टोटल डिमांड, लैक ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है, जो सामान अर्थव्यवस्था में बिक नहीं रहा, जो ये डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व नहीं कर सकता परमानेंटली। तो इसी को लेकर ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे जहाँ पे कार बनते हैं, जीप बनती हैं, ठीक है दोस्तों, वो कह रहे हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन ईयर, लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का 1991 में हुआ था। लिबरलाइजेशन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सेक्टर में मंदी देखने को मिलेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं 3,50,000 वर्कर अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। उसके बाद वो बात करते हैं पार्ले प्रोडक्ट के बारे में। पार्ले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि 10,000 ये वो बिस्कुट है जो सस्ते थे और बहुत पुराना ब्रांड है और लोग अक्सर ही आम जगह पर कराते थे, तो उसमें 10,000 वर्कर जॉब खाने जाने वाली है। तो पार्ले जी कंपनी कहती है कि जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन था, ठीक है, जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से जो रेट्स बढ़े, उसकी वजह से हमारे जो बिस्कुट महंगा हो गया, इसकी वजह से, और ऊपर से जो प्राइस सेंसिटिविटी थी, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि लोगों का जो रोजगार था उनके हाथ से छिन गया, और खास करके गांव वाले इलाकों में जो गांव के ग्राहक होते हैं, उन्होंने कंज्यूमर्स होते हैं, उन्होंने सामान नहीं खरीदा, तो इसलिए हमारी डिमांड गिर गई, तो हमें निकालना पड़ रहा। उन्होंने ये कारण दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी बहुत चीजें आएंगी, अलग अलग बातों पर एक तर्क दिया जाएगा कि ये हुआ है, फिर एक आर्गुमेंट दिया जाएगा, फिर कहेंगे कि ये हुआ है, फिर ये आर्गुमेंट दिया जाएगा। तो यही सब कुछ चलेगा। तो सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि होम बजट अंडर स्ट्रेन, मतलब कि जो घर वालों का बजट होता है, जो घर का बजट होता है, वो अब बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहा है। किस तरह से? वो कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, वो तो बढ़ी हैं 10% के रेट से अप्रैल और जून के इसी क्वार्टर में, लेकिन वो नॉमिनल जीडीपी से कम है। ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन की दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, फिर कहते हैं सेल्स इन उसमें भी स्लो डाउन हुआ है। फूड और नॉन फूड आइटम में जो सेल्स होती हैं उसमें भी स्लो डाउन हुआ है, और एक और चीज़ में रिडक्शन हुआ है, जैसे कि साल्टी स्नैक्स, बिस्कुट में, स्पाइसेस में जो होते हैं मसाले, साबुन, पैकेज टी, इन सब में भी। तो वह कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है मोर डिस्क्रिशनरी एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है दोस्तों, कि अब देखो वो सोच रहा है कंज्यूमर, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। देखिए, किसी आइटम में पैसे कम है, किसी में नहीं हुए, जैसे साल्टी स्नैक्स में हुए, बिस्कुट में हुए, स्पाइस में, सॉप में हुए, जिसको चलाए बिना काम चल सकता है। इसमें वही वो बता रहा है कि डिस्क्रिशनरी एलिमेंट है ना, जो सोचने वाली जगह है, वो अब व्यक्ति सोच रहा है, क्योंकि उसके पास कैसा कम है। तो उसी के ऊपर आगे जाके वो ये बात करते हैं कि अब ये कोई शक नहीं है इनको कि जितना भी जो ये मैस आया है, जितनी भी जो ये प्रॉब्लम आई है, ये पुरानी सरकार के दौर से चली आ रही है। जैसे कि सबसे बड़ी मैस प्रॉब्लम क्या थी
क्रेडिट सिस्टम की, जो पैसे का फ्लो था बैंकों द्वारा जा रहा था या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो पैसे प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा जा रहा था, एक तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैली हुई है। दूसरा वो वही बात कह रहे हैं कि बैंक डेप्थ, जो बैंकों का कर्जा है जो उनको नहीं मिल रहा है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विस लिमिटेड, जो पैसा प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े हाउसिंग सेक्टर को या फिर कंपनियां बनाने के लिए, उसका कोलैप्स हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं डिमांड साइड स्टोरी की। वो कहते हैं कि इट इज़ क्लियर बियॉन्ड डाउट नाउ दैट स्लो डाउन इज ए मास कंजम्पशन। ठीक है, कि जो ये स्लो डाउन आया है वो एक मास कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जैसे कि जो हमारे 135 करोड़ के आसपास की आबादी है उसमें जो कंजम्पशन करते हैं लोग, उसके स्लो डाउन आने के कारण ये मंदी आई है। फिर वो दूसरी बात करते हैं कि एक और बड़ी बात है कि जो कंबाइंड, और इसके साथ एक और चीज़ कहते जुड़ गई है, एक तो लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे जिसकी वजह से लोग फैक्ट्रियों में माल बना के बैठे हैं। ठीक है, अगर लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, तो फैक्ट्रियों में दोबारा माल बनेगा क्यों? अगर माल बनेगा नहीं तो उनके पास ग्राहक रोजगार रखेंगे क्यों? वो तो निकाल ही देंगे ना उनको। और दूसरी तरफ से वो कह रहा है कि फॉलिंग एंड सबड्यूड रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर सेवरल ईयर्स। ठीक है, वो कहते हैं एक तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी गिर रही है। ठीक है, फिर वो तीसरी तरह से कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब इनएडिक्वेट इफेक्टिव डिमांड, मतलब जो इफेक्टिव डिमांड होती है, एक अच्छी डिमांड होती है, उसमें ये क्राइसिस बता रहा है साफ साफ रूप से। फिर वो तीसरी बात ये कहता है इसी बात में कि जो फायदा पहुंच रहा है ना, जो बड़े अमीर लोगों को, बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, कंपनियों के मालिक या रिच लोगों को ही पहुंच रहा है, ये ब्रॉडर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। मतलब ऑल ओवर सबका फायदा नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक वर्ग के अमीर लोगों का ज्यादातर फायदा हो रहा है। फिर वो कह रहा है कि जो ये ग्रोथ है ना, अब इस ग्रोथ को हम जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे, मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, मास कंजम्पशन डिमांड भी नहीं है। तो वो कह रहा है कहीं ना कहीं क्रक्स में ये पता चलता है कि जितनी मास कंजम्पशन होना चाहिए था, जितना लोगों की डिमांड होनी चाहिए थी सामान को खरीदने की, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि बढ़े, उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब उस जीडीपी के साथ। फिर वो उसके बाद अब ये दूसरी तरफ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं डीमोनेटाइजेशन पर, नोटबंदी पर। वो कहते हैं नोटबंदी हुई, नोटबंदी ने तो एक बार बुरा हाल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि जो पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ जीएसटी का, उसने तो और बुरा हाल कर दिया। वो किस तरह से, वो देखते हैं कि जो ये 2 पॉलिसी मेजर्स थे, उन्होंने कहा, इन्होंने जो इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, ठीक है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। जो वहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी ने दुकान खोल रखी है, किसी ने क्या कर रखा है, उनको ग्राहक नहीं आया तो उन्होंने बंद कर दी। किसी की फैक्ट्रियाँ छोटे स्तर पर चल रही हैं, उनको पैसे का फ्लो खत्म हो गया, उनके पास पैसा पहुँचना बंद हो गया, ऊपर से डिमांड ना आई तो उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। 6 फैक्ट्रियाँ की 1 फैक्ट्री रह गई, ये बुरा हाल हो गया। इसका मतलब अगर एक फैक्ट्री में 15 लोग भी काम करते थे और 5 की उड़ी, तो हिसाब लगा लो कितने लोग अपनी रोजगारी खो बैठे। तो वो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कम हुई, आउटपुट कम हुई। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो बर्बादी हुई नोटबंदी और पुअर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, राइटर कह रहा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं फॉर्मल एंटरप्राइजेस को उसी वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इनफॉर्मल जो सेक्टर था ना, उसके सिर के ऊपर पैर रख के निकल जा रहा था। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल के पास पैसा नहीं था उस वक्त, फॉर्मल के पास कुछ पैसा तो होगा ना, बड़े इलाइट हैं, बड़े रिच लोग हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं निकल गए। लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के पास तनख्वाह आनी बंद हो गई, वो आउटपुट बंद हो गई, तो वो कह रहे हैं कि एंड में जो ये सिचुएशन वर्स होती गई, बुरी होती गई, तो इसका काउंटर बैलेंस का इम्पैक्ट फॉर्मल सेक्टर पर भी बढ़ा। फिर वो कह रहे हैं कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो इस बार 2011-2012 से लेकर 2017-18 तक के में सबसे ज़्यादा रही। 15 मिलियन वर्कर्स कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड रहे। ठीक है, फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि दिस ऑपरेटेड इन एडिशन मीडियम टर्म ट्रेंड ऑफ वेज सप्रेशन। एक तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो नौकरी कर भी रहे थे उनका रोजगार कम हो गया, उनकी सैलरीज कम हो गई। इसमें भी फिर कहते हैं कि अरुण जेटली जी ने कुछ उसको इस तरह से देखा कि ये इन्फ्लेशन से लड़ने में काम आएगा, महंगी, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो महंगाई कैसे होगी। अगर लोग अगर सोचो कि 1 टमाटर है, ठीक है, मतलब 1 किलो टमाटर है और बाजार में 1 किलो ही बचा है और खरीदने वाला 1 है,
तो वो अगर 10 का भाव है तो 10 में ही खरीदेगा, लेकिन अगर खरीदने वाले 4 आ गए ना तो उसका भाव 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर कहते खरीदने वाला खरीदार ही 1 रह जाएगा तो वो वापस 10 पे आ जाएगा ना। तो इस तरह से उन्होंने अपना जोड़ तोड़ लगा के सोचा कि अब महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो उससे ये हुआ कि जो फार्मिंग कम्युनिटी के लोग थे उनके पास तो पैसे का फ्लो खत्म ही हो गया, ठीक है। और जो छोटे छोटे शहर किसानी पर निर्भर होते थे, जो किसान साथ के इलाकों के आगे वहां पे काम करते थे, वहां की अर्थव्यवस्था को भी बहुत इंपैक्ट पड़ा। तो वो कहते हैं जो परचेजिंग पावर थी वो कहीं ना कहीं उनकी खत्म होकर रह गई। और जो अर्बन एरियाज में लोग रहते थे उनकी इन्फ्लेशन उतना उनकी भी कोई इतना बेनिफिट नहीं दे पा रही थी। फिर कह रहे हैं कि अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2-4 डिसीजंस लिए हैं। वो क्या है, जैसे कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स में कहा है कि हम 70,000 करोड़ रुपया डालेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो फॉरवर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, एफपीआई होते हैं। देखिए एफपीआई वो होते हैं जो कि कंपनी होती है, जो कोई भी कंपनी अगर 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की वेल्थ का अगर 10% या उससे कम पैसा उस कंपनी में लगाते हैं ना तो एफपीआई गिने जाते हैं। अगर 10% या उससे ज्यादा लगाते हैं तो एफडीआई गिने जाते हैं। तो एफपीआई की शिकायत थी कि आप टैक्स बढ़ा रहे हो, इन्होंने टैक्स भी हटा दिया। लेकिन वो कह रहे हैं इससे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने में कोई फायदा नहीं मिला। ये तो कहीं ना सप्लाई साइड ही है बढ़ रही है कि फैक्ट्री में पैसा चला गया, फैक्ट्री अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, लेकिन फैक्ट्री खरीददार के पास तो पैसा नहीं ना पहुंचा। फिर वो ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास लोग थे जो अपने होम लोन्स भर रहे थे, जिन्होंने होम लोन ले रखे हैं, कहीं ना कहीं जो बैंक ने अपना लोअर इंटरेस्ट रेट पास डाउन नीचे करेगा उसका बेनिफिट तो होगा, लेकिन इतना नहीं देखा जाएगा। फिर दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस बार कहा है कि हम भी बहुत सारी कारें खरीदेंगे ताकि गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पुश मिले। वो कहता है इससे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। उससे ये इंपैक्ट होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम शिफ्ट करना चाहते हैं कंबस्चन इंजन व्हीकल से, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। फिर तीसरी तरफ पे वो कह रहे हैं रूरल इकोनॉमी। वो कह रहे हैं जो रूरल इकोनॉमी है, जो गांव की, यहाँ पे इन्होंने ना कुछ तरीके भी बताए हैं कि किस तरह से हम अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं, डिमांड बढ़ा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि रूरल इकोनॉमी, कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से ध्वस्त हुई है, बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। अब इसको बचाने का तरीका वो ये कहते हैं कि जो रूरल पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जैसी मनरेगा जैसी स्कीम है जिसमें वो गरीब लोग जो भी गाँव के इलाके में रहते हैं उनको रोजगार देते हैं, रोजगार नहीं होता, तो अगर आप कहते हैं कि उसमें पैसा डालें, उनके पास पैसा जाएगा, वो खरीदारी करेंगे, इससे एक तो वो स्पेंडिंग बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, लोगों को फैक्ट्रियों का पड़ा माल बिकेगा। दूसरी तरह से वो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, जिन लोगों की तनख्वाह कम कर दी गई थी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि सरकार ग्रीन पब्लिक इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे, इससे भी फायदा होगा। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंज द्वारा ऐसे नहीं आएगा, हमें थोड़ी विजनरी इकोनॉमी लेनी होगी, क्योंकि जब जो ये अब 1,76,000 करोड़ मिलने वाला है, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। अगर हम ये सोचें ना कि इसको वेस्ट कर दे तो नहीं चलेगा। अगर इस आरबीआई का सरप्लस इसको मिल रहा है तो एक विजनरी पॉलिसी लेकर चलनी चाहिए जो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाए। फिर वो कहते हैं कि मैसिव गैप लेफ्ट बाय इनएडिक्वेट टैक्स कलेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो कहते हैं कि जो आखिर में ये तर्क देते हैं कि जो इस बार का बजट आया है ना वो पर्टिकुलरली एक्सपेंशनरी नहीं है। अगर हम ये देखें ना कि वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन करे, उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो यही ये सारी बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल इसी पे पूरा होता है। इन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ें पकड़ी। सबसे पहले तो जो 2 फैक्ट्रियां पकड़ ली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पार्ले, उनमें मंदी आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि रोजगार खत्म हो रहा है लोगों का। फिर जिनको अभी भी रोजगार है उनकी तनख्वाह कम की जा रही है। फिर वो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कम, रोजगार कम हो रहा है, मंदी आ रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें खरीदने वाली है लोग उसमें सोच सोच कर चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या खरीदें ना खरीदें। फिर वो नोटबंदी और जीएसटी का इम्पैक्ट बता रहे हैं, किस तरह से इनफॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को प्रभावित किया। फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो छोटे छोटे शहर होते हैं, मतलब फार्मर के हाथ में पैसा खत्म हो जाने से उनकी भी जो आजीविका पर फर्क पड़ा है। ये सब चीजें पर ध्यान है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है मैसेज डिलीवर्ड। देखिए ये आर्टिकल किससे संबंधित है, जो G7 समिट हुआ है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पे इनवाइट किया गया था। देखिए G7 समिट है क्या, देखिए इसका जो गठन हुआ था, ये गठन इस चीज को ध्यान में रखते हुए होगा कि दुनिया में जो भी बड़े इश्यूज चल रहे होंगे, विषय चल रहे होंगे, मुद्दे चल रहे होंगे, इसके ऊपर डिबेट होगी, ठीक है, उसमें सोल्यूशंस निकाले जाएंगे। लेकिन जब रशिया के आने के बाद ये G8 हो गया, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया पे उसने कब्जा किया तो ये दोबारा G7 ही रह गया। अब क्या था कि इस बार जो G7 का समिट था वो फ्रांस ने होस्ट किया था। अब फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को आजादी थी वो किसी को इन्वाइट करे, उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया, ठीक है दोस्तों। अब जो ये G7 का इस बार फ्रांस समिट हुआ वो 2 चीजों पर आधारित था, जिसमें एडवांस इकोनॉमीज फैसला लेगी और साथ में मोदी जी बैठे थे। वो थे क्लाइमेट चेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों।
अब क्लाइमेट चेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेकिन जो ये बात है ना, यहाँ पे ज़्यादा ना घूमने के बजाय यूएस, ट्रंप, मोदी और इन दोनों की जो मीट है ना, इन दोनों को लेकर ये आसपास घूमेगा। वो किस तरह से, वो ये बात होती है कि जो ये मौका मिला मोदी को ट्रंप से मिलने का, इसका फ़ायदा उन्होंने इस तरीके से उठाया कि जो जम्मू कश्मीर की हवा बनी हुई थी दुनिया में कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको क्लियर करने में इसने इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा जो कमेंट किए गए कि मैं मतलब मध्यस्थता कर सकते हैं, अगर इंडिया चाहे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर इशू पर ट्रंप मध्यस्थता कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया ने इसको सिरे से नकार दिया और कह दिया कि ये हमारा इंटरनल इशू है, ये बायलैटरली ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बायलैटरली ही इस पर ध्यान दिया गया। एक सेकंड फ्रेंड्स, पानी पी लूँ। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने कहा कि देखिए फिर दूसरी बात ट्रंप की ये आती है कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मोदी ये ट्रंप मोदी से ये चाहते हैं कि वो ये इंश्योर करें, ये पक्का करें कि जो रीजनल टेंशन बढ़ रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, एक तो वो कम हो और जम्मू कश्मीर के जो लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उनका सम्मान किया जाए। ये हमें बताएंगे जिन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी। तो दोस्तों अब आती है इंडिया की पोजीशन। देखिए इंडिया ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया है कि पहली बात तो ये इंटरनल मैटर है, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से जो भी बात होगी वो बायलैटरली होगी, कोई दूसरे देश की हम दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी फोरम का इस्तेमाल उन्होंने इस तरीके से किया है कि उन्होंने कहा कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डेडलॉक ट्रेड हुआ है उसको अब ओपन किया जाए, और इंडिया और यूएस के जो इसी बात के तहत यूएसटीआर के एक हेड रॉबर्ट और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिलेंगे मोदी की जो सितंबर मीट है यूएस में, उसके जाने से पहले। ये देखिए काफ़ी खुश लग रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि जो इस G7 की मीट में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे, वो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाना चाहते थे, ताकि जो JCPOA और न्यूक्लियर डील थी जिससे अमेरिका बाहर आ चुका है, तो उस पर फ्यूचर में बात की जा सके। लेकिन सभी मेंबरों का मतलब मंजूर होने की वजह से ये नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान दिया, जैसे कि ये ध्यान देने वाली बात थी कि पेरिस समिट। देखिए इंडिया ने यहाँ पे, इंडिया को मौका मिला अपना मत पेश करने, तो इंडिया ने ये बात कही है कि हम पेरिस समिट को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत संजीदगा है, हम ध्यान देंगे। लेकिन जैसा कि पेरिस समिट से यूएस बाहर निकल गया था, अब थे एक्सपेक्टेशन कि यूएस कुछ बोलेगा, लेकिन वो वॉकआउट कर गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है। और दूसरा G7 ने अमेज़न पर जो ब्राज़ील और बोलिविया में आग लगी उस पर भी ध्यान दिया और कहा कि हम आपको $20 मिलियन देते हैं, प्रेशराइज किया, आप काम करो। ब्राज़ील ने इससे इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे बड़ी बात हो जाए तो इसका कोई खास आउटकम निकल के नहीं आया, ये बात ध्यान रखने वाली है इस बार की। अब बात आती है हमारे अगले आर्टिकल की, जो है लोकतंत्र पर। देखिए ये सिर्फ इंडिया के लोकतंत्र पर नहीं है, ये ओवरऑल दुनिया में जो लोकतंत्र फैला हुआ है, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में भी है, ठीक है दोस्तों, वो यूएस में भी है, इंडिया में भी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ पे राइटर कहता है कि इंडिया, अब उन्होंने बात कहीं ना कहीं सुजेशन वो इंडिया के लिए दे रहे हैं, वो है कि इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन लाई बिटवीन पब्लिक स्फीयर और फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। वो कहते हैं पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गठित किए गए, ठीक है, उनके द्वारा जो स्फीयर है उसके बीच में और पब्लिक के बीच में एक तरह का ऐसा जो गैप है ना, उसको कम करने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है। उस पर वो ये बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले तो वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन का जो विकास होता है वो इंस्टीट्यूशन से होता है, और इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो लोग अपने फ़ायदों के लिए, रोज़ के अफेयर्स के लिए बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। वो कहते हैं जैसे यूएसए, फ्रांस और यूएस में डेमोक्रेसीज हैं, इनके मॉडल्स को देखते हुए वो डेमोक्रेसीज पश्चिमी देशों से पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन वो जो पश्चिमी देशों में ही फेल हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये बात कह रहे हैं, वो पश्चिमी देशों में ही फेल हो रही है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात आती है, फिर उन्होंने कहा कि जो बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो होता है ना कि मेजोरिटी रूल हो, मेजोरिटी वोट डाले तो सरकार बनेगी। वे कहते हैं कॉलिएशन गठबंधन सरकार बन रही है, पार्लियामेंट्स में वहाँ के कानून ही नहीं पास हो पा रहे, तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा फेलियर तो यूनाइटेड स्टेट्स में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय दिस यास्टिक डेमोक्रेसी शाइनिंग इन इंडिया। वो कहते हैं पर इंडिया में डेमोक्रेसी शाइनिंग कर रही है। वो कहते हैं किस तरीके से, उन्होंने कहा इस बार सेंटर की जो सरकार है वो बहुत मजबूत सरकार है, और पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज पास किए, जिसमें वो एक एग्जांपल देता है जम्मू कश्मीर के लॉ की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा लॉ था, उन्होंने फिर भी पास कर लिया। ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ मच मोर देन इलेक्शन। वो सिर्फ इलेक्शन और
कानून को पास करने से कहीं ज़्यादा है। जैसे कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट पास की है, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लैंडमार्क लॉज पास किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं येट फेलियर ऑफ गवर्नेंस, लेकिन फिर भी गवर्नेंस का फेलियर है बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वो बताएंगे भी आगे चल के। फिर उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल जो हटाया है उन्होंने, तो उन्होंने कहा उसका ग्राउंड, उनका तर्क क्या दिया है, उन्होंने तर्क ये दिया है कि जो बेनिफिट है डेमोक्रेसी के, गुड गवर्नेंस के, वो लोगों के तक, जो सिटीजन तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया। फिर उसके बाद आती है मेन बात जहां पे डेमोक्रेसी की वो बात करता है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी नीड एन आर्किटेक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है दोस्तों। वो किस तरह से बात करता है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी दो तरह के पिलर्स पर टिकी हुई है। इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, एक तो वर्टिकल पिलर्स पर और एक लेटरल बिल्डर्स पर। वो कहते हैं जो वर्टिकल पिलर्स है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, वो तो अच्छे तरह से इंप्लीमेंटेड है। क्यों इंप्लीमेंटेड है? क्योंकि वो इलेक्ट करके लीडर्स को ऊपर भेजते हैं। लेकिन जो लेटरल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो लोगों के ऊपर हार्मनी, प्यार और अच्छा कि हमारे लिए सरकार अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है कि हर कोई वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक दूसरे का लड़ रही हैं, मेजोरिटी बना रही हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वो इस पे आके ये बात करते हैं, उन्होंने फिर मेजोरिटी रूल की बात की, मेजोरिटी शब्द को पकड़ते उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में मेजोरिटी की सरकार बनती है, लेकिन मेजोरिटी की सरकार बनने के बाद भी दैट इज नॉट डिजाइन टू फाइंड सोल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ना, उसका सोल्यूशंस नहीं, वो इस तरह से डिजाइन नहीं है कि वो ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। नॉट डिजाइन टू फाइंड सोल्यूशन, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में। तो वो कहते हैं गवर्नमेंट विद ए मेजोरिटी ए लार्ज वन कैन बिकम एन अथॉरिटी गवर्नमेंट। वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट के पास इतनी सारी मेजोरिटी आ जाए कि विपक्ष बहुत कमजोर हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप भी बन सकती है। वो कहते हैं वो चाहे तो माइनॉरिटीज के अधिकारों को भी खत्म दबा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं दोस्त डिससेटिस्फाइड विद गवर्नमेंट डिसीजंस गो टू कोर्ट। वो कहते हैं जिस देश में भी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अगर वो किसी गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे कोर्ट की भी एक बात है कि जो हमारे देश का कोर्ट है वो सिंपल इंटरप्रिटेशन करता है। अगर कोई कानून बनाया उसको सिर्फ इंटरप्रिटेट करेगा, अगर वो कानून सही नहीं है तो नलिफाई करेगा, लेकिन कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हाल ही में जो कोर्ट है उसने अपना दायरा बढ़ाया, PIL फाइल होती है, आप देखेंगे। फिर वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स, गुड गवर्नेंस रिक्वायर इफेक्टिव मेथड ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। वो कहते हैं गुड गवर्नेंस करने के लिए लोगों का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि रेफरेंडम करा के लोग सोचते हैं कि कहते हैं ये तो एक तरह का मोह माया ही है। अगर ये सोचना कि वो किस तरह से वो एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं जैसे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना जाता है, उसमें से 52% लोग तो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और 48% नहीं जाते। तो बताओ इसमें आप क्या कहेंगे, क्या मेजोरिटी है? 4% का तो सिर्फ फर्क है ना। तो या तो होता कि एक 70% कह रहे होते, 30% ना कह रहे होते, 80% कह रहे होते, 20% ना कह रहे होते। तो ये कहते हैं कोई ज्यादा खास फर्क नहीं होता, ठीक है, कुछ परसेंट लोगों की दायरा तय कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 तरह के 3 लेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेल्दी डेमोक्रेसी नीड। वो कहते हैं 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है अगर हम डेमोक्रेसी को हेल्दी और अच्छा बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं बॉटम में, जमीनी स्तर पर तो वो होने चाहिए, एक तो इज द पब्लिक स्पेस एंड द मीडिया इन विच पीपल मस्ट गो फ्री एंड स्पीक। मीडिया और पब्लिक स्पेस जहां पे फ्रीली लोग जाएं और अपने हकों की बात करें, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि टॉप लेयर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें पार्लियामेंट होती है, कोर्ट होती है। फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने जो लोगों का एक तरह से इंटरेक्ट होने का तरीका बदल के रख दिया है, सोशल मीडिया ने बहुत चेंज लाया है। लेकिन वो कहते हैं कहीं ना कहीं से उन्होंने डिसीसिव वॉल भी बढ़ा दी है, कहीं ना कहीं दूरियां भी बढ़ा दी हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि अब विद डेमोक्रेसी गवर्नेंस स्लीपेज इनटू इनइफेक्टिव लॉकजाम। जो डेमोक्रेसीज है ना, वो अब इनइफेक्टिव लॉकजाम्स की तरफ बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी रही हैं। वो कहते हैं जैसे कि मैंने बताया कि मेजोरिटेरियन व्यूज को ध्यान में रखते हुए मेजोरिटी को कुछ कर दिया, माइनॉरिटी की तरफ देखा नहीं, तो वो मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस की तरफ ही जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वीक इंटरमीडिएट लेयर, 2 लेयर की तो बात कर ली, बॉटम और टॉप, ठीक है। अब वो कहते हैं इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर में वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर थिंकिंग इन डेमोक्रेसी एवरीवेयर बट पीपल वांट चेंज। लोगों को चेंज चाहिए। रेडिकल पार्टीज जैसे राइट एंड लेफ्ट विंग जल्दी जल्दी सपोर्ट गेन कर रहे हैं। सोल्यूशन फॉर स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस डेमोक्रेसी एट सेम टाइम इज टू स्ट्रेंथन द मिडिल लेयर। वो
वो कहते हैं कि अगर आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस को सही करना चाहते हैं आप, तो मिडिल लेयर के इंस्टीट्यूशंस को तैयार कीजिए जो लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक ऐसा दायरा तैयार करे कि यहाँ की बातें वहां पहुंच सके ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों। फिर कहते हैं नाइदर इलेक्टेड असेंबलीज नॉर सोशल मीडिया, दोनों स्पेसिस में कहीं ना कहीं उनको वो बात नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि सोशल मीडिया में बात हो रही है, वो वहां से लोगों से दूर रह जा रही है। ठीक है दोस्तों। फिर वो कह रहे हैं कि इट इज इंपरेटिव फॉर इंडिया टू बिल्ड इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल जब तक बिल्ड नहीं होगा सही तरीके से तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारे 3 आर्टिकल थे। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।